नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत सोनीपत की बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज 18 की खबर के बाद जागी सोनीपत पुलिस। एक महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों से करीब 14 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। अलग अलग थानों में 7 FIR दर्ज की गई है। 2 अवैध शराब फैक्ट्री में भी छापेमारी हुई थी, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है खबर का असर हुआ है। जब न्यूज 18 की खबर के बाद पुलिस जागी है और अब गिरफ्तारी हुई है। एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से करीब 14 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। अलग अलग थानों में 7 FIR दर्ज की गई है। इस मामले पर 2 अवैध शराब की फैक्ट्रियों में छापेमारी भी की गई है। तो आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि जहरीली शराब की वजह से इन लोगों की मौत हो चुकी है। न सिर्फ सोनीपत बल्कि पानीपत और फरीदाबाद से भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती है। कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक जहरीली शराब की वजह से हो चुकी है। न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन जागा और अब इस मामले में 4 दिन बाद 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। कल प्रथम दृष्टया जो हमारे संज्ञान में सबसे पहले जो कंप्लेंट आई, वो राजू नाम के व्यक्ति जो कि इंडियन कॉलोनी का रहने वाला है, वो हेल्थ हॉस्पिटल पे एडमिट था, जो कि हमारे उच्च अधिकारी SP साहब और DC साहब और हमने सबने वहाँ पे विजिट की। उनके कहने अनुसार उन्होंने बताया कि कोई नकली दारू की बोतल उसने खरीदी थी और जिसके बाद ये उसकी तबीयत खराब हुई। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 FIR लॉन्च की, जो कि मुख्यतः मैं आप लोगों के संज्ञान में लेके आना चाहूँगा कि मोहाना थाना में जो ये नकली शराब की फैक्ट्री थी वो हमने कब्जे में ले ली है। वहाँ पे जो मुख्य आरोपी विजय था, जो कि नैना तेतारपुर का रहने वाला था, वो हमारे अरेस्ट हो चुका है और वो रिमांड पे है। सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन सवाल यह है कि 1-2 लोगों की गिरफ्तारी से क्या पुलिस जवाबदेही से बच रही है? क्या SHO को सस्पेंड कर शराब माफिया को बचाया जा सकता है? सोनीपत के महलाना रोड पर शमशान घाट में हर रोज 3 से 4 ही शव पहुंचते थे, लेकिन महज 3 दिन में शवों की संख्या बढ़ती गई और ऐसी बढ़ी कि शमशान घाट में कर्मकांड कराने वाला पंडित भी हैरान हो गया कि सोनीपत में ये क्या हो रहा है। कैसे अचानक से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। बात करें तो कितने शव दाह संस्कार के लिए पहुंचे? यहाँ पहुंचे जी 27 शव पहुंचे हैं 3 दिन के अंदर अंदर, और ये सारे इधर के ही हैं। शास्त्री कॉलोनी, म्यूर बिहार और कौन सा नगर है वो, इंडियन कॉलोनी। हैरानी इस बात की है कि सोनीपत में इतने बड़े स्तर पर शराब माफिया अपने काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि सोनीपत पुलिस चुनाव में व्यस्त थी। यही वजह है कि चुनाव में शराब माफिया को मौका मिल गया। अभी क्या था कि हमारी पुलिस कुछ इलेक्शन में और इनमें बिजी थी, तो इनको थोड़ा मौका मिल गया होगा कि ये अवैध शराब बेचने। जब तफ्तीश होती है तो उसमें सारी बातें सामने लाई जाएंगी, मामले की तह तक जाया जाएगा, मामले की तह तक जाया जाएगा और इसमें कोई भी शामिल हो, किसी भी अपराध में कोई शामिल हो, उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सोनीपत के बाद पानीपत से जब देसी शराब से मौत की खबर सामने आई तो हर तरफ हड़कंप मच गया, क्योंकि लाशें यहां भी बिछनी शुरू हो गई थी। एक एक करके जहरीली शराब से मौत की खबर से हर तरफ हड़कंप मच गया। खबर दिखाए जाने तक 5 लोग जहरीली शराब की वजह से दम तोड़ चुके थे। अब वो रात को उनके पेट में उल्टे गए हो गए, उससे उसकी मौत हो गई है। कितने आदमी की मौत हुई? 4 आदमी हमारे पास, 4 की इन्फॉर्मेशन। और भी बता रहे हैं 2 आदमी की पहले मौत हुई। हमें सुना था नंगड़ा पार में, लेकिन वो तो परसों पी थी, शराब पी थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस मसले पर सरकार को जमकर घेरा। हुड्डा का कहना है कि प्रदेश में शराब माफिया बेखौफ होकर काम कर रहा है और कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है और सरकार अपने में ही मस्त है। देश में 20 लोगों की मौत होना,
भाई ये शराब माफिया पूरे जोरों पर है इससे, और जो शराब माफिया पकड़ा गया था, जो यहाँ पे जब हुआ था, अब तक उसकी कोई, शुरू में कहा गृहमंत्री ने SIT बनाएंगे, SIT बनी, उसका नतीजा क्या निकला आज तक? तो सरकार को कानून व्यवस्था नाम की तो कोई है ही नहीं। अब जब 20 व्यक्तियों की जान गई तो ये छोटी बात थोड़ी। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास आबकारी महकमा है। शराब कांड के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि अभी प्राइमरी जांच चल रही है। टीवी पर भी निरंतर चल रहा है, प्राइमरी इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि 4 लोगों के इसके अंदर पोस्टमार्टम हुए हैं। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है कि सोर्स ऑफ कंजम्पशन जो था वो क्या था, क्या वो वेंड से निकला है या ओपन मार्केट से परचेज हुआ है, क्या वो ENA बेस्ड है या अपने मिथाइल अल्कोहल बेस्ड है। इसके ऊपर एक बार जब तक डिटेल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की नहीं आती, हम कोई टिप्पणी। अब सवाल यह है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को इतना सस्ता समझ लिया है? कौन वो लोग हैं जिनकी वजह से आज कई घरों के चिराग बुझ गए? कौन वो मगरमच्छ हैं जिनकी शह पर आसानी से आम दुकानों पर जहरीली शराब की सप्लाई होती रही? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का बिल पास कर दिया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में बिल पेश किया। निजी कंपनियां, फर्म, ट्रस्ट आदि में लागू होगा ये आरक्षण। 50,000 सैलरी तक की नौकरियों पर यह कानून लागू किया जाएगा। इसके साथ ही आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज सदन का जो है वो आखिरी दिन है और आज भी कई फैसले लिए जा सकते हैं। पहले दिन की कार्यवाही में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का बिल पास किया है और ये बिल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में पेश किया, जिसमें निजी कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट आदि पर ये आरक्षण कानून लागू होगा। 50,000 सैलरी तक की नौकरियों पर ये लागू होगा। इसके साथ ही आरक्षण नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा सारा सदन सर्वसम्मति से हरियाणा के युवाओं को एक नई दिशा देने वाला हमारा ये कानून सर्वसम्मति से पास करे। अध्यक्ष जी, मैं प्रस्तुत करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। तो विधेयक पारित कर दिया गया है, लेकिन जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने इसका विरोध किया है। निजी कंपनियों में 75% आरक्षण कानून का विरोध किया है। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम का बड़ा हमला सामने आया है। हमारे यहाँ के लोग इमरान के चेले आ गए हैं। रामकुमार गौतम की तरफ से ये बयानबाजी सामने आई है। रामकुमार गौतम ने अपनी ही सरकार का विरोध किया है इस कानून को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये कानून बहुत गलत है, देश को एक रखना होगा। इस देश में मुगल और अंग्रेजों का राज किया है और इसके साथ ही देश के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं और उन पर राज किया गया है। ऐसे में ये कानून पास किया जाना सही नहीं है और इस कानून के विरोध को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार का यहाँ पर विरोध भी जताया है। 4 जोन में इस देश को बांटो ताकि ये देश आजाद रह सके। छोटी छोटी पहले स्टेट हुई थी, सत्यानाश हो गया। अंग्रेज राज करके, गुलाम राज करके, मुगले राज करके, बाबर जो आगे यहाँ मस्जिद बनाई जिसने मंदिर तोड़ के, यहाँ कितने बाबर पैदा हो गए कि बाबर मस्जिद के लिए लड़ेंगे। और हमारे ये भाई कई जो आज कई वो पाकिस्तान की जैसे इमरान के चेले इस तरह की भाषा बोलते, एक को भी अक्ल नहीं आई। अरे भले आदमियों, राम अयोध्या में पैदा हुआ था, कुछ तो अक्ल करो थोड़ी बहुत। इसलिए ये कानून बिल्कुल वाहियात कानून है। कोई जरूरत नहीं इस कानून की। खट्टर साहब, ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। हमारे देश का कोई भाई कहीं नौकरी करो,
ऐसा काम करो मत करो, ये कानून पास बेहुदा कानून है ये। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अंकित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आरक्षण कानून लागू तो कर दिया गया है, पास करवा दिया गया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अपनों में ही ठन गई है। बिल्कुल बिल्कुल कुसुम, जिस तरह से कल विधानसभा के अंदर युवाओं को 75% प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिस प्रकार से रिजर्व किया गया है, इंडस्ट्रियों में रिजर्व किया गया है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं राम कुमार गौतम जो है वो पहले भी जो जेजेपी के कोई फैसले थे उन पे सवाल उठाते रहे हैं और कल फिर से एक बार उन्होंने सवाल उठाया है। हालांकि जब उप मुख्यमंत्री से हमने राम कुमार गौतम के बारे में पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो बूढ़े हो गए हैं और अब आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टिप्पणी करने से बचे, लेकिन वो साफ साफ संकेत ये दे गए हैं कि उनकी उम्र हो गई है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और उन्होंने ये भी साथ के साथ कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ विधायक नहीं है, खुद लॉयर हैं और उसके बावजूद ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई हरियाणा पहला ऐसा राज्य नहीं है कि जो लागू कर रहा है। इससे पहले भी वो चाहे बात करें तेलंगाना की, वो चाहे बात करें हिमाचल की, तो ऐसे कई जो प्रदेश हैं जिनमें पहले से लागू है और हरियाणा भी उसमें लागू कर रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे कोई देश का बंटवारा नहीं हो रहा है और ये हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर वाद विवाद जरूर हुआ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी सहमति जताई, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने हालांकि जो थोड़े से जो क्लोज थे उसके अंदर जरूर विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद संतुष्टि जताई और सर्वसम्मति से ये कानून पास कर दिया गया। जी अंकित, एक बात तो यह है कि चलिए विरोध जताना तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अपनी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मुद्दा मिल जाता है बात को भुनाने का। तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी अभी तक? बिल्कुल, विपक्ष जो है, मैंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोध नहीं किया और सहमति जताई गई, क्योंकि ये कानून पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए है और पूरे प्रदेश के युवा जब इसके फेवर में आएंगे और उनको लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी दल हो वो इसके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। केवल राम कुमार गौतम ने उसका विरोध किया और राम कुमार गौतम का विरोध किस वजह से था, क्यों था, वो वही जानते हैं, लेकिन और भी किसी ने भी इस कानून का विरोध नहीं किया और सभी ने स्वागत किया इस कानून का कि हरियाणा के युवाओं को अगर इंडस्ट्रीज में प्राथमिकता मिलती है तो वो मिलनी भी चाहिए लोकल के नाते, क्योंकि लोकल जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता पहले भी दी जाती रही है और अब फिर से दी जाती है। प्राथमिकता पहले दी जानी चाहिए। एक सवाल और मेरा अंकित आपसे ये है कि आज आखिरी दिन है, तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो सदन में प्राथमिकता से उठाए जा सकते हैं आज? बिल्कुल, आज सदन का दूसरा दिन है और अभी 10 बजे से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 10 बजे से पहले 9:30 बजे कांग्रेस के जो सभी विधायक हैं वो पैदल चल करके मार्च करेंगे और जो 3 कृषि कानून बने हैं उसके विरोध के अंदर वो पैदल मार्च करेंगे और कहीं ना कहीं विरोध अपना दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे। हालांकि सरकार ने कह दिया है, कल मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि विधानसभा के अंदर शॉर्ट डिस्कशन इस तीनों कृषि कानूनों के ऊपर किया जा सकता है और वो आज होगा भी। उसके ऊपर फिर बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सहमति भी जता दी थी कि अगर शॉर्ट डिस्कशन होता है तो वो तैयार हैं। तो शॉर्ट डिस्कशन अगर होता है तो उसके अंदर जो खामियां हैं या जो विशेषताएं हैं वो सारी आ जाएंगी निकल करके और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन उसके ऊपर होना ही होना है। जो वहीं आज जो विधानसभा के अंदर पंचायत की जो शामलात भूमि है उसको लेकर के भी आज विधेयक आएगा और वो भी पास होने की उम्मीद है कि आज विधानसभा के अंदर पास हो जाएगा। ऐसे और भी कानून व्यवस्था को लेकर के जो विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है तो उसको लेकर भी आज सदन के अंदर गहमागहमी होने के आसार है कि आज फिर से एक बार, क्योंकि निकिता हत्याकांड हम सब ने देखा था और लव जिहाद का मामला वो बन गया था, तो उस तरह के मामले के लेकर भी आज सदन के अंदर गर्मागर्मी होने के आसार है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार कहा था कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि सदन के अंदर उन्होंने उठाने हैं और सदन का समय कम रखा गया है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी ओर से कहा गया था कि उनको पूरा मौका दिया जाएगा मुद्दे उठाने के लिए। अगर उनके पास कोई भी मुद्दे हैं तो बेशक रात को 12 बजे तक विधानसभा लगानी पड़े, आज वो लगाएंगे और हर एक मुद्दे को प्राथमिकता से उठाने का मौका दिया जाएगा। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हर मुद्दे को उठाया जाएगा, हर मुद्दे को उठाने का मौका भी दिया जाएगा। तो सदन की कार्यवाही का आज दूसरा और आखिरी दिन है और ऐसे में कई अहम मुद्दे सदन में उठाए जाने की उम्मीद भी है।
और एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को बड़ी सौगात दी गई है। पुलिस भर्ती में मिलेगी 5 साल की छूट। मॉनसून सत्र के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में मिलेगी छूट। पुलिस की भर्तियों में 5 साल की छूट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक सौगात देने की कोशिश की गई है। हरियाणा के युवाओं को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े युवा हैं, उनको बड़ी सौगात देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। पुलिस भर्ती में 5 साल की और छूट दी गई है। मॉनसून सत्र के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है वो इसमें उनको छूट दी जाएगी। पुलिस की भर्तियों में 5 साल की छूट से कहीं ना कहीं युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया था, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी 10% नौकरियों में आरक्षण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्ग हैं। अभी तक चूंकि आयु सीमा में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी आयु सीमा में पुलिस भर्ती में कोई छूट नहीं थी, जैसे बाकी सबकी थी वैसी उसमें थी। लेकिन सुझाव बहुत से आए और मैं समझता हूं हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का भी शायद हेतु यही होगा। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि होम डिपार्टमेंट की, पुलिस की इन भर्तियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उस वर्ग को 5 वर्ष की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा में भी उठा कृषि कानूनों का मुद्दा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई है। आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस एमएलए केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताएंगे। न्यूज 18 से किरण चौधरी ने यह कहा है कि एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी होगी। कांग्रेस ने सदन की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जाने जरूरी है। इस बीच कृषि कानून का मुद्दा भी पहले दिन जोर शोर से उठाया गया है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई है। आज विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान किरण चौधरी ने यह कहा है कि एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी ही होगी। सदन की कार्यवाही को बढ़ाने की भी मांग की गई है। मानसून सत्र दोबारा से शुरू हुआ और शुरू होने के बाद आज पहले दिन की कार्रवाई हुई है और पहले दिन की कार्रवाई के बाद हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज जिस तरह से किसानों के मुद्दे के ऊपर बड़ी गहमागहमी रही और आप बात करना चाहते थे, लेकिन ये कहा गया कि कल एक शॉर्ट डिस्कशन उसके ऊपर रखा जाएगा, और किस तरह से देखते हैं? शॉर्ट डिस्कशन के लिए तो हम माने ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट डिस्कशन तो खाली खाना पूर्ति करके और जो है उसको रफा दफा करने वाली बात होती है। रेजोल्यूशन आज मैं लेकर आई थी। सरकार को वो रेजोल्यूशन जो है उसका संज्ञान लेके लगने देना चाहिए था। उसके ऊपर हम अपनी बात रखते, चर्चा रखते, उसके बाद वोटिंग होती और पता चल जाता कौन उसके हक में और कौन उसके खिलाफ है। सीधी सी बात थी, लेकिन वो ये करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उससे जो है इनकी असलियत जो है, इनकी मंशा सामने आएगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने कहा कि 3 जो अध्यादेश लाए हम उनके पक्ष में हैं, लेकिन चौथा और लाया जाए। तो क्या फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम धन्यवाद प्रस्ताव कल लेकर के आएंगे, तो आप सहमति जताएं उसके साथ? तो किस ऐसे कुछ नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि जो है तीसरा, अगर ये निरस्त नहीं करते हैं कानून, हम कह रहे हैं अगर ये निरस्त नहीं करते हो तो एक कानून और बना दीजिए कि एमएसपी के ऊपर जो है खरीद होगी, और वो एमएसपी से नीचे जो भी खरीद करेगा, पूंजीपति जो ये कह रहे हैं कि कोई भी आके खरीद लेगा, जो भी करेगा तो वो 3 और 5 साल की उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। आप ये बना दीजिए। आप अगर उनको ध्वस्त नहीं करना चाहते 3 कानूनों को, तो चौथा कानून आप एक और बना दीजिए। ये हम पारित करवा के भेजना चाहते हैं केंद्र सरकार को, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने करा है ये काम। तो यहाँ से क्योंकि हमारी जो इलाके की मंशा है, जो हमारे किसानों की मंशा, सारा पूरे हरियाणा के अंदर जो है किसान जो है आंदोलन कर रहा है, सड़कों के ऊपर आ गया है। बिहार के अंदर ये एपीएमसी एक्ट जो है खारिज करा गया था। आज बिहार का वो ही किसान जो है वो अपने ही खेतों के अंदर मजदूर बन के बैठ गया और वो कह रहा है हमारी दोबारा से मंडी व्यवस्था शुरू करी जाए। तो वो सुचारू करने की बजाय ये जो है पूरी तरह से ही खत्म कर रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ सब कुछ देना चाहते हैं। तो वो तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं होने देगी और हम उसका विरोध करें।